हेलो स्टूडेंट्स, हम आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ये क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, और ड्रॉपर में तो पूरा पढ़ना ही पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे क्लास 12th, क्लास 11th एंड क्लास 13 मतलब ड्रॉपर लिखा हुआ है। क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं वो फंक्शंस के स्टार्टिंग के डोमेन और रेंज तक के जो लेक्चर्स हैं वहाँ तक देख सकते हैं। क्लास 12th वालों को पूरा देखना पड़ेगा, क्लास 13 वालों को पूरा देखना पड़ेगा। तो अगर मैं फंक्शन के बारे में बात करूं कि फंक्शन होता क्या है, तो जब भी फंक्शन के बारे में बात होगी तो सबसे पहली डेफिनेशन जो फंक्शन की निकल के आएगी वो ये आएगी कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन एक रिलेशन है जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है। फंक्शन एक रिलेशन है जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है। उन कंडीशंस को हमें पहले समझना है, फिर हम इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास फंक्शन जो है, एक फंक्शन f है, वो a से b में डिफाइन होगा। भाई फंक्शन एक रिलेशन है और अपन ने पढ़ा था रिलेशन जब भी डिफाइन होगा दो सेट गिवन होंगे, एक a और b। सेट a टू b में एक रिलेशन डिफाइन होता है, तो हमने f एक फंक्शन लिया जो सेट a टू b में डिफाइन है। अब अगर मैं यहाँ पे ये सेट a है और यहाँ पे हमारे पास सेट b है, सेट ए से बी में अगर हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन है, क्या है कैसा भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बस इसकी जो कंडीशंस है उन कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत इजी तरीके से एग्जांपल में ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सेट ए में लिख दिया राम, फिर मैंने लिख दिया कृष्णा, फिर मैंने लिख दिया अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। और यहाँ पे मैंने लिख दिया सीता, राधा और द्रौपदी, पारो और चंपा, सविता, कविता, बबीता। ये हमारे पास सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, उसके एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं। इसमें सेट बी है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, उसके कुछ नाम दिए हुए हैं। अब हमसे बोला गया है कि जो फंक्शन है, फंक्शन रिलेट करता है कि जो अगर हमारे पास एक एलिमेंट है ए और कॉमा बी, तो अगर ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन है ए कॉमा बी, तो ये ए का एलिमेंट ए जो है वो ए का एलिमेंट हो गया और बी जो है वो बी का एलिमेंट हो गया। सच दैट बी इज़ वाइफ ऑफ ए, बी इज़ वाइफ ऑफ ए। ये मैंने एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया है। अब ये फंक्शन होगा किन कंडीशंस में होगा, उन कंडीशंस को अपन यहाँ पे लगाएंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा। अब बी इज़ वाइफ ऑफ ए मतलब ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, एक ही बात है, और ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी। अब देखो भाई, राम की वाइफ कौन है? सीता। कृष्णा की वाइफ कौन है? राधा। नहीं, वो तो गर्लफ्रेंड थी। और बाकी भी कोई नहीं है। अर्जुन की वाइफ कौन है? द्रौपदी। भीम की द्रौपदी, नकुल की द्रौपदी, सहदेव की द्रौपदी, मिस्टर ए नहीं पता, बी नहीं है, बी ए बी सी है, तीनों कुंवारे हैं। अभी हमें मान लेते हैं ए बी सी तीनों भी कुंवारे हैं। तो ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन है। तो ये अभी रिलेशन ही है, ये फंक्शन नहीं होगा। ये रिलेशन, खास इस रिलेशन की हम बात करते हैं, ये रिलेशन फंक्शन होगा जब ये दो कंडीशंस को फॉलो करेगा। कितनी कंडीशंस को फॉलो करेगा? दो कंडीशंस को। पहली कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन ये है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट कुंवारा नहीं होना चाहिए। सेट ए का कोई भी एलिमेंट कुंवारा नहीं होना चाहिए, कुंवारा नहीं होगा। तो सबसे पहली कंडीशन तो यह है, अगर मैं इस रिलेशन को फंक्शन बनाना चाहता हूं तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट कुंवारा नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब कृष्णा जी यहाँ पे कुंवारे हैं, इस सेट के अनुसार मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी कुंवारे हैं। तो हमने यहाँ पे जो है रुक्मणी लिख दिया, और तो कृष्णा जी जो हैं रुक्मणी जी के पति हो गए। और मिस्टर ए को हमने दे दिया सविता, मिस्टर बी को हमने दे दिया कविता, मिस्टर सी को हमने दे दिया बबीता। लेकिन मिस्टर ए थोड़े ज़्यादा खतरनाक थे, इनके पास चंपा और पारो तीनों थी। तो ये हमारे पास कुछ बन गया।
तो हमारे पास पहला जो कंडीशन थी, ये रिलेशन हमारे पास है, ये रिलेशन फंक्शन होगा कब होगा, जब ये दो कंडीशंस को फॉलो करेगा। पहली कंडीशन होती है सेट ए का कोई भी एलिमेंट कुंवारा नहीं होना चाहिए। सेट ए का कोई भी एलिमेंट कुंवारा नहीं होना चाहिए। तो सेट ए में कोई भी कुंवारा नहीं है। राम के पास सीता है, कृष्णा के पास रुक्मणी है, अर्जुन के पास द्रौपदी, भीम के पास द्रौपदी, नकुल के पास द्रौपदी, सहदेव के पास द्रौपदी, मिस्टर ए के पास पारो, चंपा और सविता, मिस्टर बी के पास कविता, मिस्टर सी के पास बबीता। सेट ए का कोई भी एलिमेंट कुंवारा नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है सेट ए के एक एलिमेंट के पास सेट बी में केवल एक ही आइटम होना चाहिए। क्या कह रहे हैं अपन? सेट ए के एक एलिमेंट के पास, ईच एलिमेंट के पास सेट बी में केवल एक मतलब यूनिक, केवल एक आइटम होना चाहिए। अब इसके बारे में बात करें भाई। सबसे पहले तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट कुंवारा नहीं होना चाहिए था। सेट ए का कोई भी एलिमेंट कुंवारा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है सेट ए के एक एलिमेंट के पास सेट बी में केवल एक ही आइटम होना चाहिए, केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए। जिनको आइटम लिखने में थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा हो वो एलिमेंट लिख लीजिएगा। तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट कुंवारा नहीं होना चाहिए। सेट ए के एक एलिमेंट के पास सेट बी में केवल एक ही आइटम होना चाहिए। तो देखें भाई, राम के पास कौन है? सीता, एक। कृष्णा के पास कौन है? रुक्मणी, केवल एक मतलब यूनिक। अर्जुन के पास कौन है? द्रौपदी, केवल एक। उल्टा नहीं देखना है। सेट ए के लिए कंडीशन है, सेट बी के लिए कंडीशन नहीं है। सेट ए के एक एलिमेंट के पास सेट बी में केवल एक एलिमेंट होना चाहिए। सेट बी के एक एलिमेंट के पास सेट ए में कितने भी हो सकते हैं, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो भीम के पास कौन है? द्रौपदी, केवल एक। नकुल के पास द्रौपदी, केवल एक। सहदेव के पास द्रौपदी, केवल एक। लेकिन ये मिस्टर ए हैं, इनके पास कौन है? इनके पास पारो, चंपा और सविता, तीन है। तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। सेट ए के एक एलिमेंट के पास सेट बी में तीन एलिमेंट हो गए, पारो, चंपा और सविता। तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अब अगर हमें इसे फंक्शन बनाना है तो हम इसको भी एक दे देना चाहिए। तो हमने इसको एक दे दिया, केवल हमने इसको एक दे दिया, पारो। तो मिस्टर ए के पास केवल एक ही एलिमेंट है, कौन? पारो। मिस्टर बी के पास कविता, मिस्टर सी के पास बबीता। तो ये फंक्शन हो गया। एक बार और समझिए, कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा जब वो दो कंडीशंस को फॉलो करेगा। पहला कंडीशन, सेट ए में कोई भी एलिमेंट कुंवारा नहीं होना चाहिए। देखिए उल्टा पॉसिबल है, सेट बी में कुंवारा हो सकता है। यहाँ पे चंपा, सविता कुंवारी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेट ए के कोई भी एलिमेंट कुंवारा नहीं होना चाहिए, सेट बी में कोई भी कुंवारा हो सकता है। और सेट ए के एक एलिमेंट के पास सेट बी में केवल एक ही आइटम होना चाहिए। राम के पास कौन है? सीता, केवल एक। कृष्णा के पास रुक्मणी, केवल एक। अर्जुन के पास द्रौपदी, केवल एक। भीम के पास द्रौपदी, केवल एक। नकुल के पास द्रौपदी, केवल एक। सहदेव के पास पारो, सहदेव के पास द्रौपदी, केवल एक। मिस्टर ए के पास पारो, केवल एक। मिस्टर बी के पास कविता, केवल एक। मिस्टर सी के पास बबीता, केवल एक। भावनाएं समझ में आई? सेट ए के एक एलिमेंट के पास सेट बी में केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए। उल्टा पॉसिबल जरूरी नहीं है कि हो। सेट बी के एक एलिमेंट के पास सेट ए में केवल एक ही एलिमेंट हो, जरूरी नहीं है। यहाँ द्रौपदी के पास अर्जुन भी है, भीम भी है, नकुल भी है, सहदेव भी है, तो फंक्शन चलेगा। वो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। सेट ए का कोई भी एलिमेंट कुंवारा नहीं रहना चाहिए, सेट बी में कुंवारा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। सेट ए के एक एलिमेंट के पास सेट बी में केवल एक ही आइटम होना चाहिए। एक सेट बी के पास के एक एलिमेंट के पास सेट ए में एक से ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशंस केवल दो हैं, सेट ए का कोई भी एलिमेंट कुंवारा नहीं होगा और सेट ए के ईच एलिमेंट के पास सेट बी में केवल एक ही एलिमेंट होगा। तो जो रिलेशन इन दो कंडीशंस को फॉलो करता है वो फंक्शन कहलाता है। तो अगर मैं फंक्शन के बारे में लिखूं तो फंक्शन के बारे में मैं लिखूंगा कोई भी रिलेशन एक फंक्शन होगा अगर वो दो कंडीशंस को फॉलो करेगा। अगर कोई रिलेशन सेट ए टू सेट बी में डिफाइन है तो वो फंक्शन होगा जब वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा। पहली कंडीशन, सेट ए में कोई भी एलिमेंट कुंवारा नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन, सेट ए के एक एलिमेंट के पास सेट बी में केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए। ये हिंदी में आपको मैंने कंसेप्ट समझाया। अब अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। A relation is defined from set A to B is a function if each and every element of set A, each and every element of set A associate to unique element of set B. सही है?
तो पहले वीडियो पॉज करके ये वाली डेफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद फिर अपन इसकी अंग्रेजी में डेफिनेशन लिख लो भाई कि एनी रिलेशन एफ ए टू बी इज अ फंक्शन, एनी रिलेशन एफ विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन इफ each and every element of set A, each and every element of set A associate to unique element of set B, unique element of set B। तो कोई भी रिलेशन ए टू बी में डिफाइन है वो फंक्शन होगा अगर वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा। पहली कंडीशन होती है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट गवारा नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन होती है सेट ए के एक एलिमेंट के पास सेट बी में केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले अपन ने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, रिलेशन फंक्शन कब होगा ये हमने समझा, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए यहां तक। हेलो स्टूडेंट्स, अपन डोमेन, कोडोमेन और रेंज की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अगली हेडिंग में डालेंगे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। कुछ फंक्शंस के बारे में अपन पढ़ेंगे, उन फंक्शंस के डोमेन, रेंज और ग्राफ जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें होंगी इनमें हम डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला हमारे पास होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल तो आप बहुत ही छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। आपने क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। तो हम अगर देखें हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन होता है, तो अगर ये हमारे पास a0 इंटू एक्स की पावर n प्लस a1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 अप टू हमारे पास an, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n होगा जब a0, a1, a2, an ये बिलोंग्स टू हमारे पास होंगे रियल नंबर, और जितने भी हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ x है वो सब नेचुरल नंबर होंगे। एक्सपोनेंट ऑफ x जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होंगे। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल होगा और उसका हाईएस्ट पावर n होगा। हाईएस्ट पावर n जब होगा जब a0 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a0 की वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हाईएस्ट पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो अगर हम कहें इफ a0 इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, दिस फंक्शन इज स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल अपन को पता है, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो अगर हमारे पास a0, a3, a2, an ऑल आर रियल नंबर और एक्सपोनेंट ऑफ x जहाँ जहाँ भी है वो सब नेचुरल नंबर हो, और उस केस में अगर a0 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका ऑर्डर n होगा, तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। अब इसमें हमने पढ़ा है n की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। n की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, n की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, n की वैल्यू अगर 3 हो जाए तो हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगी तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, n की वैल्यू अगर 4 हो जाए तो हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगा तो ये y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये चीज़ें अपन को पता हैं। अब इसमें जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जो जो हमने अभी तक पॉलिनोमियल पढ़े हैं उनका हम डोमेन और रेंज और ग्राफ का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, अब अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाती है, n की वैल्यू 1 हो जाती है तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के टाइप का होता है, जहाँ पे a एंड b बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है और a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, a जो होता है, जो हाईएस्ट
डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको अपन लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ये लीडिंग कोफिशिएंट शब्द बार बार आएगा, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि व्हाट इज द लीडिंग कोफिशिएंट इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इज लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो यहाँ पे हम देखें लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास a है, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में अगर अपन बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल से पहला आपका बहुत पहले पढ़ चुका है क्लास 9-10th में। इनका अपन ने बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं। अगर y इक्वल टू हमारे पास 2x प्लस 1 टाइप के ऐसे ग्राफ हमने बहुत सारे बनाए हैं, सही बात है। अच्छा, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनता है? अगर y इक्वल टू 2x प्लस 1 हम ग्राफ बनाते हैं तो x इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया तो y इक्वल टू 1, ये पॉइंट आ गया। y इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो x इक्वल टू -½ ये पॉइंट आ गया। इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास क्या बन गया? इसका ग्राफ बन गया। अब यहाँ इस ग्राफ से हम एक डोमेन और रेंज के नए कंसेप्ट के बारे में आपको बताना चाहेंगे। डोमेन और रेंज का नया कंसेप्ट क्या है उसे अपन नोट करके लिखेंगे। तो हमें पहली बात तो ये क्लियर हुई कि हम ये हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हमारे पास y इक्वल टू x हो जाता तो ये 0,0 b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ऑरिजिन से पास होगा। चूँकि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है तो ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा है। तो हमारे लिए ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ से एक बहुत ही सुंदर सा नोट हमारे सामने आएगा, व्हाट इज द ग्राफ, हाउ कैन वी फाइंड डोमेन और रेंज यूजिंग ग्राफ। बहुत ही सुंदर सा एक पॉइंट है कि हाउ कैन वी फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन इज गिवन। इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन इज गिवन, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये। हम पॉलिनोमियल फंक्शन, ये हमारा नोट है, ये चलेगा थोड़ा सा 2-5 मिनट, समझिएगा इस चीज़ को। तो कैसे, अगर हमारे पास एक ग्राफ है तो कैसे हम उसका डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो एक तो चीज़ हमारे पास क्लियर है कि भैया अगर y इक्वल टू f(x) एक फंक्शन है तो डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ x और रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y। डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x और रेंज मतलब सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y। जो हम x की वैल्यू पुट करते हैं उन सब का सेट डोमेन है और जो हम y की वैल्यू पुट करते हैं उन सब का सेट रेंज है। तो अगर हमारे पास ये ग्राफ है और इस ग्राफ का हमें डोमेन और रेंज निकालना है तो हम क्या करें, हम इसको x की वैल्यूज निकालना है तो डोमेन है, तो हम इस ग्राफ को x एक्सिस पे दबा दें, दोनों तरफ से यहाँ से पकड़ें, थोड़ा फोर्स लगाएं और ये चिपका दें, फिर यहाँ नीचे से पकड़ें, फोर्स लगाएं, ये चिपका दें। तो जब आप चिपकाओगे, हमने यहाँ से चिपकाया तो हमने देखा ये तो कितनी x एक्सिस खा गया। जब ये x एक्सिस के ऊपर चिपकेगा तो कितनी x एक्सिस खाएगा। तो अगर मैंने इस x एक्सिस के ऊपर चिपकाया टिंग टिंग, तो ये तो भाई साहब पूरी x एक्सिस खा गया। जितनी x एक्सिस ये खाएगा, जितनी x की वैल्यूज ये खाएगा, वही तो इसका डोमेन है। भाई हमने वही वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज निकाली होंगी। तो अगर मुझे ग्राफ का यूज़ करके किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन है और डोमेन और रेंज निकालना है तो उस फंक्शन को, ग्राफ को जब हम x एक्सिस पे चपटाएंगे, x एक्सिस पे उसको प्रेस कर देंगे और शुद्ध भाषा में कहें तो हम x एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, तो जितना पार्ट x एक्सिस का वो यूज़ करेगा वो उसका डोमेन कहलाएगा। हमने यहाँ पे x एक्सिस पे जब इसका प्रोजेक्शन लिया, इतनी ज़्यादा इज्जत से बात नहीं कर सकते, अगर हमने x एक्सिस को पे इसको चपटाया, ठीक है, x एक्सिस पे हमने इसको चपटाया तो इसने कितनी x एक्सिस ले ली, पूरी की पूरी x एक्सिस ले ली। जब पूरी की पूरी x एक्सिस ले ली तो x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो गई, x की वैल्यूज, ये तो पता ही है अपन को, बिलोंग्स टू का साइन होता है, x की वैल्यूज -∞ से +∞ तक हो गई। -∞ पे हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, +∞ पे हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। तो x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक इसने ले ली, पूरी ले ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, -∞ से +∞ तक। तो इसका डोमेन जो हो गया वो -∞ से +∞ हो गया। अब अगर मैं रेंज के बारे में बात करूं तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y मतलब ये जो ग्राफ है इसको हम y एक्सिस पे चपटाएंगे, मतलब इसका y एक्सिस पे पोजीशन लेंगे। अब इसे y एक्सिस से चपटाओ, थोड़ा मेहनत करो, चपटा दिया, बड़ी मेहनत कर दी आपने।
चपटाया तो आपने देखा ये तो भाई साहब ये यहाँ से ये, और चपटाने पे ये यहाँ से ये, इसने पूरी की पूरी वाई एक्सिस ले ली। इसने जब पूरी की पूरी वाई एक्सिस ले ली तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले ली इसने, y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ले ली। तो यहाँ पे y बिलोंग्स टू हमारे पास क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इस ग्राफ के हिसाब से अगर मैं डोमेन के बारे में बात करूँ तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मतलब ऑल रियल नंबर। अगर मैं रेंज के बारे में बात करूँ तो इसका रेंज भी हमारे पास हो जाएगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो इस तरीके से हम ग्राफ को चपटा के एक्स एक्सिस पर डोमेन और वाई एक्सिस पर चपटाएंगे तो रेंज मिल जाएगा। अब ये एक आध ग्राफ और देख लेते हैं। अगर हमारे पास ग्राफ नंबर 2, मान लीजिए हमारे पास एक ही ग्राफ है, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है, ठीक है। ये एक पैराबोला है, कोनिक सेक्शन में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, ये जो टांग है इसकी इनफाइनाइट तक जा रही है और ये वाली टांग भी इसकी इनफाइनाइट तक जा रही है ना, पूरी ऊपर तक जा रही है, बिल्कुल फैल रही है जहाँ तक जगह मिलेगी अप टू इन्फिनिटी। और ये जो है इसको इसका वर्टेक्स बोलते हैं। ये वाला पॉइंट है 5 और ये वाला पॉइंट है 1। अब सवाल ये है कि ये कोई भी एक ग्राफ है, कोई भी एक फंक्शन है उसका ये ग्राफ है। अच्छा, कोई भी एक फंक्शन का ये ग्राफ है तो इसका हमें डोमेन और रेंज निकालना है यूजिंग दिस ग्राफ, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। हमें डोमेन निकालना पड़ता था तो हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस पे पूरे ग्राफ को चपटाएंगे, तो जो जितना एक्स एक्सिस ये खाएगा वो उसका डोमेन होगा, और हमें से जब वाई एक्सिस पे चपटाएंगे जितना वाई एक्सिस खाएगा वो उसका रेंज होगा। हमने यहाँ पे चपटाया, इनफाइनाइट तक गया है ना, चपटा रहते रहेंगे, ठड़क ठड़क बड़ी मेहनत होगी, यहाँ भी चपटाते रहेंगे, बड़ी मेहनत होगी, लेकिन इतना क्लियर हो जाएगा कि पूरी की पूरी एक्स एक्सिस ये कवर कर रहा है। जब पूरी की पूरी एक्स एक्सिस ये कवर कर रहा है तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। फिर मैं इसे वाई एक्सिस पे चपटाऊंगा तो रेंज मिलेगी। अब चपटाया, तो जब चपटाया तो हमने देखा भैया यहाँ से शुरुआत होगी इसकी और अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, इसके नीचे तो आएगा ही नहीं चपटाओगे तो। देखो तो 1 से लेके इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेके इन्फिनिटी। 1 पे क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि 1 की वैल्यू हो सकती है 5 पे 1 की वैल्यू मिल रही है। तो इस तरीके से हम इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं यूजिंग द ग्राफ, यूजिंग द मेथड ऑफ चपटाना, ठीक है। तो चपटाना जी इस तरीके से इसकी यूजिंग द ग्राफ इसका डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट यहाँ पे नोट हम आएंगे। अगर हमें कोई ग्राफ दिया है तो क्या वो ग्राफ फंक्शन का ही होगा, मतलब जरूरी है जो ग्राफ आपको दिया जाए वो फंक्शन का ही ग्राफ हो। देखिए, अगर हमें कोई ग्राफ दिया है तो फंक्शन का ही ग्राफ होगा, ये हम कैसे निकालेंगे कि फंक्शन का नहीं होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं हो फंक्शन का ही ग्राफ हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये एक ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे ये वैल्यू 0 है, 0 पे वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 1 है, 1 पे एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1 और दूसरी वैल्यू -1। फिर ये वैल्यू 2 है, तो 2 पे वैल्यू ये आ रही है हमारे पास 4 और ये वैल्यू आ रही है -4, ठीक है। अब ऐसे हमारे पास कोई वैल्यूज़ आ रही हैं, तो सवाल ये क्या ये फंक्शन होगा। अब ज़रा आप यहाँ ध्यान दीजिए भाई साहब, हमने इनपुट किया 1 तो इनपुट किया 0, आउटपुट आ गया 0। इनपुट किया 1 तो आउटपुट 1 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है। इनपुट किया 2 तो आउटपुट 4 भी आ रहा है और -4 भी आ रहा है। तो क्या ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेट ए के एक एलिमेंट के पास ही x की वैल्यू मतलब सेट ए, y की वैल्यू मतलब सेट बी, तो सेट ए के एक एलिमेंट्स के पास सेट बी में केवल एक ही आइटम होना चाहिए, एक ही एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेट ए के एक एलिमेंट के पास सेट बी में एक से ज़्यादा एलिमेंट हो रहे हैं, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ठीक है। ये अलग बात है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का ग्राफ हो सकता है, 2-3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन करके एक नया फंक्शन जो बनता है वो हो सकता है, बट एक्सप्लिसिट फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो ये फंक्शन नहीं है अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि x की एक वैल्यू रखने पर y की एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए। एक सेट a के एक एलिमेंट के पास सेट b में केवल एक। हेलो स्टूडेंट्स, अपन डोमेन
कोडोमेन और रेंज की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अगली हेडिंग में डालेंगे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। कुछ फंक्शंस के बारे में अपन पढ़ेंगे, उन फंक्शंस के डोमेन, रेंज और ग्राफ, जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें होंगी इनमें हम डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला हमारे पास होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल तो आप बहुत ही छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। आपने क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। तो हम अगर देखें, हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन होता है। तो अगर ये हमारे पास a0 इंटू एक्स की पावर n प्लस a1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 अप टू हमारे पास an, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n होगा जब a0, a1, a2, an ये बिलोंग्स टू हमारे पास होंगे रियल नंबर, और जितने भी हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ x है वो सब नेचुरल नंबर होंगे। एक्सपोनेंट ऑफ x जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होंगे। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल होगा और उसका हाईएस्ट पावर n होगा। हाईएस्ट पावर n जब होगा जब a0 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a0 की वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हाईएस्ट पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो अगर हम कहें इफ a0 इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, दिस फंक्शन इज स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल अपन को पता है, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो अगर हमारे पास a0, a3, a2, an ऑल आर रियल नंबर और एक्सपोनेंट ऑफ x जहाँ जहाँ भी है वो सब नेचुरल नंबर हो, और उस केस में अगर a0 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका ऑर्डर n होगा, तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। अब इसमें हमने पढ़ा n की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। n की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, n की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। n की वैल्यू अगर 3 हो जाए तो हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगी तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। n की वैल्यू अगर 4 हो जाए तो हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगा तो ये y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये चीज़ें अपन को पता है। अब इसमें जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जो जो हमने अभी तक पॉलिनोमियल पढ़े हैं उनका हम डोमेन और रेंज और ग्राफ का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, अब अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाती है, n की वैल्यू 1 हो जाती है तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के टाइप का होता है, जहाँ पे a एंड b बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है और a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, a जो होता है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको अपन लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ये लीडिंग कोफिशिएंट शब्द बार बार आएगा, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि व्हाट इज द लीडिंग कोफिशिएंट इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इज लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो यहाँ पे हम देखें लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास a है, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में अगर अपन बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल से पहला आपका बहुत पहले पढ़ चुका है क्लास 9 10th में। इनका अपन ने बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं। अगर y इक्वल टू हमारे पास 2x प्लस 1 टाइप के ऐसे ग्राफ हमने बहुत सारे बनाए हैं, सही बात है। अच्छा, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनता है। अगर y इक्वल टू 2x प्लस 1 हम ग्राफ बनाते हैं तो x इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया तो y इक्वल टू 1 ये पॉइंट आ गया। y इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो x इक्वल टू माइनस हाफ ये पॉइंट आ गया। इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास क्या बन गया, इसका ग्राफ बन गया। अब यहाँ इस ग्राफ से हम एक डोमेन और रेंज के नए कंसेप्ट के बारे में आपको बताना चाहेंगे। डोमेन और रेंज का नया कंसेप्ट क्या है उसे अपन नोट करके लिखेंगे। तो हमें पहली बात तो ये क्लियर हुई कि हम ये हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स हो जाता तो ये 0,0 b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ओरिजिन से पास होगा। चूँकि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है तो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। तो हमारे लिए ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ से एक बहुत ही सुंदर सा नोट हमारे सामने आएगा, व्हाट इज द ग्राफ, हाउ कैन वी फाइंड डोमेन और रेंज यूजिंग ग्राफ। बहुत ही सुंदर सा एक पॉइंट है कि हाउ कैन वी फाइंड डोमेन एंड रेंज of a function if graph of function is given, if graph of function is given। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये। हम पॉलिनोमियल फंक्शन, ये हमारा नोट है, ये चलेगा थोड़ा सा 2-5 मिनट, समझिएगा इस चीज़ को। तो कैसे, अगर हमारे पास एक ग्राफ है तो कैसे हम उसका डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो एक तो चीज़ हमारे पास क्लियर है कि भैया अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है तो डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ x और रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y। डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x और रेंज मतलब सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y। जो हम x वैल्यू पुट करते हैं उन सब का सेट डोमेन है और जो हम y की वैल्यू पुट करते हैं उन सब का सेट रेंज है। तो अगर हमारे पास ये ग्राफ है और इस ग्राफ का हमें डोमेन और रेंज निकालना है तो हम क्या करें, हम इसको x की वैल्यूज निकालना है तो डोमेन है, तो हम इस ग्राफ को x एक्सिस पे दबा दें दोनों तरफ से, यहाँ से पकड़ें, थोड़ा फोर्स लगाएं और ये चिपका दें, फिर यहाँ नीचे से पकड़ें, फोर्स लगाएं, ये चिपका दें। तो जब आप चिपकाओगे, हमने यहाँ से चिपकाया तो हमने देखा ये तो कितनी एक्स एक्सिस खा गया। जब ये एक्स एक्सिस के ऊपर चिपकेगा तो कितनी एक्स एक्सिस खाएगा। तो अगर मैंने इस एक्स एक्सिस के ऊपर चिपकाया टिंग टिंग, तो ये तो भाई साहब पूरी एक्स एक्सिस खा गया। जितनी एक्स एक्सिस ये खाएगा, जितनी एक्स की वैल्यूज ये खाएगा, वही तो इसका डोमेन है। भाई हमने वही वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज निकाली होंगी। तो अगर मुझे ग्राफ का यूज़ करके किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन है और डोमेन और रेंज निकालना है तो उस फंक्शन को, ग्राफ को जब हम x एक्सिस पे चपटाएंगे, x एक्सिस को उसको प्रेस कर देंगे और शुद्ध भाषा में कहें तो हम x एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, तो जितना पार्ट x एक्सिस का वो यूज़ करेगा वो उसका डोमेन कहलाएगा। हमने यहाँ पे x एक्सिस पे जब इसका प्रोजेक्शन लिया, इतनी ज़्यादा इज्जत से बात नहीं कर सकते, अगर हमने x एक्सिस को या पे इसको चपटाया, ठीक है, x एक्सिस पे हमने इसको चपटाया तो इसने कितनी x एक्सिस ले ली, पूरी की पूरी x एक्सिस ले ली। जब पूरी की पूरी x एक्सिस ले ली तो x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हो गई, x की वैल्यूज़, ये तो पता ही अपन को बिलोंग्स टू का साइन होता है, x की वैल्यूज़ -∞ से +∞ तक हो गई। -∞ में हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, +∞ में हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। तो x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक इसने ले ली, पूरी ले ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, -∞ से +∞ तक। तो इसका डोमेन जो हो गया वो -∞ से +∞ हो गया। अब अगर मैं रेंज के बारे में बात करूं तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y मतलब ये जो ग्राफ है इसको हम y एक्सिस पे चपटाएंगे, मतलब इसका y एक्सिस पे पोजीशन लेंगे। अब इसे y एक्सिस से चपटाओ, थोड़ा मेहनत करो, चपटा दिया, बड़ी मेहनत कर दी आपने, चपटाया तो आपने देखा ये तो भाई साहब ये यहाँ से ये और चपटाने पे ये यहाँ से ये, इसने पूरी की पूरी y एक्सिस ले ली। इसने जब पूरी की पूरी y एक्सिस ले ली तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले ली इसने, y की वैल्यू -∞ से लेके +∞ तक ले ली। तो यहाँ पे y बिलोंग्स टू हमारे पास क्या हो गया, -∞ से +∞। तो इस ग्राफ के हिसाब से अगर मैं डोमेन के बारे में बात करूँ तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, -∞ से +∞ मतलब ऑल रियल नंबर। अगर मैं रेंज के बारे में बात करूँ तो इसका रेंज भी हमारे पास हो जाएगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो इस तरीके से हम ग्राफ को चपटा के x एक्सिस पर डोमेन और y एक्सिस पर चपटाएंगे तो रेंज मिल जाएगा। अब ये एक आध ग्राफ और देख लेते हैं। अगर हमारे पास ग्राफ नंबर 2, मान लीजिए हमारे पास एक ही ग्राफ है, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है, ठीक है, ये एक पैराबोला है, कोनिक सेक्शन में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, ये जो टांग है इसकी इनफाइनाइट तक जा रही है और ये वाली टांग भी इसकी इनफाइनाइट तक जा रही है ना, पूरी ऊपर तक जा रही है, बिल्कुल फैल रही, जहाँ तक जगह मिलेगी अप टू इन्फिनिटी। और ये जो है इसको इसका वर्टेक्स बोलते हैं, ये वाला पॉइंट है 5 और ये वाला पॉइंट है 1। अब सवाल ये है कि ये कोई भी एक ग्राफ है, कोई भी एक फंक्शन है उसका ये ग्राफ है। अच्छा, कोई भी एक फंक्शन का ये ग्राफ है तो इसका हमें डोमेन और रेंज निकालना है यूजिंग दिस ग्राफ, ठीक है।
तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, हमें डोमेन निकालना पड़ता था, तो हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस पे पूरे ग्राफ को चपटाएंगे, तो जो जितना एक्स एक्सिस ये खाएगा वो उसका डोमेन होगा, और हम इसे जब वाई एक्सिस पे चपटाएंगे, जितना वाई एक्सिस खाएगा वो उसका रेंज होगा। हमने यहाँ पे चपटाया, इन्फाइनाइट तक गया है ना, चपटा रहते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा बड़ी मेहनत होगी, यहाँ भी चपटाते रहेंगे, बड़ी मेहनत होगी, लेकिन इतना क्लियर हो जाएगा कि पूरी की पूरी एक्स एक्सिस ये कवर कर रहा है। जब पूरी की पूरी एक्स एक्सिस ये कवर कर रहा है तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। फिर मैं इसे वाई एक्सिस पे चपटाऊंगा तो रेंज मिलेगी। अब चपटाया, तो जब चपटाया तो हमने देखा भैया यहाँ से शुरुआत होगी इसकी और अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, इसके नीचे तो आएगा ही नहीं चपटाओगे तो। देखो तो 1 से लेके इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेके इन्फिनिटी। 1 पे क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि 1 की वैल्यू हो सकती है 5 पे 1 की वैल्यू मिल रही है। तो इस तरीके से हम इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं यूजिंग द ग्राफ, यूजिंग द मेथड ऑफ चपटाना। ठीक है, तो चपटाना जी इस तरीके से इसकी यूजिंग द ग्राफ इसका डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट यहाँ पे नोट हम आएंगे, अगर हमें कोई ग्राफ दिया है तो क्या वो ग्राफ फंक्शन का ही होगा, मतलब जरूरी है जो ग्राफ आपको दिया जाए वो फंक्शन का ही ग्राफ हो। देखिए, अगर हमें कोई ग्राफ दिया है तो फंक्शन का ही ग्राफ होगा, ये हम कैसे निकालेंगे कि फंक्शन का नहीं होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं हो फंक्शन का ही ग्राफ हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे ये वैल्यू 0 है, 0 पे वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 1 है, 1 पे एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1 और दूसरी वैल्यू -1, फिर ये वैल्यू 2 है, तो 2 पे वैल्यू ये आ रही है हमारे पास 4 और ये वैल्यू आ रही है -4। ठीक है, अब ऐसे हमारे पास कोई वैल्यूज़ आ रही हैं, तो सवाल ये है क्या ये फंक्शन होगा। अब ज़रा आप यहाँ ध्यान दीजिए भाई साहब, हमने इनपुट किया 1 तो इनपुट किया 0, आउटपुट आ गया 0, इनपुट किया 1 तो आउटपुट 1 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है, इनपुट किया 2 तो आउटपुट 4 भी आ रहा है और -4 भी आ रहा है। तो क्या ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेट ए के एक एलिमेंट के पास ही x की वैल्यू मतलब सेट ए, y की वैल्यू मतलब सेट बी, तो सेट ए के एक एलिमेंट्स के पास सेट बी में केवल एक ही आइटम होना चाहिए, एक ही एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेट ए के एक एलिमेंट के पास सेट बी में एक से ज़्यादा एलिमेंट हो रहे हैं, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है, ये अलग बात है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का ग्राफ हो सकता है, 2-3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन करके एक नया फंक्शन जो बनता है वो हो सकता है, बट एक्सप्लिसिट फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, तो ये फंक्शन नहीं है अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि x की एक वैल्यू रखने पर y की एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए। एक सेट A के एक एलिमेंट के पास सेट B में केवल एक ही आइटम होना चाहिए, यहाँ तो भाई साहब एक से ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि गिवन ग्राफ इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन और ग्राफ ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन, जब फंक्शन अकेला बोला जाएगा तो हमें यह मानना है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में ही बात करी गई है। ठीक है, तो बाय द ग्राफ, इफ अ ग्राफ इज गिवन देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन और नॉट। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास कोई भी ग्राफ अगर गिवन है तो हम इसमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, जितनी भी मैक्सिमम हम कर सकते हैं इनफाइनाइट वर्टिकल लाइन। अगर हमें एक भी ऐसी वर्टिकल लाइन मिल गई जो इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, और अगर ऐसी एक भी वर्टिकल लाइन हमें नहीं मिली जो इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है तो ये फंक्शन का ग्राफ होगा। तो अगला हमारे पास जो नोट है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट द गिवन ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो अगला हमारे पास नोट है कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई द गिवन ग्राफ इज ग्राफ ऑफ अ फंक्शन और नॉट। नोट कर लीजिए, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द गिवन ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन और नॉट, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इसमें लिखेंगे कि हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, और अगर हमें एक भी ऐसी वर्टिकल लाइन मिलेगी जो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है तो
वो जो ग्राफ होगा वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, और नहीं तो वो फंक्शन का ग्राफ होगा। तो लिखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी में लिख लें भैया, क्योंकि जो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि जब भी हमारे पास कोई ग्राफ होगा तो हम क्या करेंगे, हम जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके करेंगे, जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। अगर हमें एक भी वर्टिकल लाइन ऐसी मिल गई जो इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है तो ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, नहीं तो ये फंक्शन का ग्राफ होगा। यहाँ पे एक भी लाइन ऐसी नहीं थी, वर्टिकल लाइन पॉसिबल ही नहीं थी जहाँ पे ये ग्राफ जो है वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये फंक्शन का ग्राफ है। और यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करने वाली बहुत सारी लाइन मिल गई तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, तो अब हम आ रहे थे पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। अब पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन में लीनियर फंक्शन पढ़ा। लीनियर फंक्शन में हमने देखा इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है और इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर होता है और रेंज भी ऑल रियल नंबर होता है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अगला हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्लास 11th में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्लास 11th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। तो क्लास 12th वाले बच्चों को ये चीज़ पता होगी, क्लास 11th वाले जो बच्चे हैं उनको अभी बता दी जा रही है भाई साहब। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि उसको है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्लास 10th में भी पढ़ा है अपन ने। क्लास 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है वहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है। ये अलग बात है कि एनसीईआरटी की बुक में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ दिए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स उसको पढ़ाते नहीं हैं और बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, तो नहीं पता होगा, तो मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन क्लास 10th में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ होते हैं। अगर f(x) की वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a, b and c belongs to real number and leading coefficient a is not equal to 0, the coefficient of highest power term is known as leading coefficient. अगर leading coefficient a is not equal to 0, then this is known as quadratic polynomial. इसको क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है, पैराबोलिक। एक्स स्क्वायर है मतलब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस मतलब या तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा या तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा। ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला जब होगा जब लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला जब होगा जब लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव होगी। जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा, जब ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा। अच्छा, ये कैसे मालूम चला कि ए की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो वैल्यू माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा। आप चाहें तो यहाँ से ए कॉमन ले लें, नहीं चाहें तो भी ले लें। आपने ए ले लिया कॉमन तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी। अब मैंने यहाँ इन्फिनिटी पुट की एक्स की वैल्यू, इन्फिनिटी पुट की, तो इन्फिनिटी, ये तो सी का तो कोई औकात ही नहीं है, सी अपॉन ए की तो कोई औकात ही नहीं है। ये इन्फिनिटी तो ये पूरा इन्फिनिटी आ गया, ये अंदर का आइटम इन्फिनिटी है। अब अगर ए पॉजिटिव होगा तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इंटू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होगा। तो जब ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या हो रही है, इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट पे भी इनफाइनाइट। तो ये यहाँ दोनों जगह वैल्यूज इसकी इनफाइनाइट होंगी तो ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा। और जब ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये इन्फिनिटी रखने पे भी माइनस इन्फिनिटी आएगा, और माइनस इन्फिनिटी रखने पे भी ए नेगेटिव से मल्टीप्लाइड होगा तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, माइनस का मल्टीप्लाइड किया तो माइनस इन्फिनिटी। क्या कहा भैया हमने, जब आपने यहाँ इन्फिनिटी रखा तो भी इन्फिनिटी आएगा, जब आपने एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखी तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर किया तो भी इन्फिनिटी आया, और इन्फिनिटी का स्क्वायर किया तो भी इन्फिनिटी आया। अब अगर ए नेगेटिव है तो दोनों केस में नेगेटिव इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। मतलब इनफाइनाइट पे वैल्यू भी डाउनवर्ड्स जाएगी अप टू माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी पे भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। तो इसका ग्राफ माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा जब ए नेगेटिव होगा, और इसका ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा जब ये पॉजिटिव होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद फिर अपन ने देखा था कि एक्स एक्सिस के प्रति इसका जो रिलेशन है वो कैसा होगा।
तो हमने इसमें 6 ग्राफ पढ़े थे कि भाई माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स में भी 3 ग्राफ हो सकते हैं और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स में भी 3 ग्राफ हो सकते हैं। माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स में भी 3 ग्राफ होते हैं और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स में भी 3 ग्राफ होते हैं। माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स मतलब एक ही वैल्यू पॉजिटिव, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स मतलब एक ही वैल्यू पॉजिटिव, माउथ ओपनिंग अपवर्ड मतलब एक ही वैल्यू पॉजिटिव, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड मतलब एक ही वैल्यू नेगेटिव, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड मतलब एक ही वैल्यू नेगेटिव और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड मतलब एक ही वैल्यू नेगेटिव। तो अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस इस ग्राफ के साथ क्या कर सकती है, तो एक्स एक्सिस या तो इसको दूर खड़े खड़े देख सकती है, या तो एक्स एक्सिस पास आके इसको टच कर सकती है, या फिर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकती है। अब एक्स एक्सिस जब इसको इंटरसेक्ट करेगी तो इसके 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ भी 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे जब एक्स एक्सिस इसको टच करेगी तो इसके दोनों रूट रियल एंड इक्वल होंगे, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। और जब एक्स एक्सिस इसको नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट करेगी तो उस केस में इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव होगा। हम इसे ग्राफ नंबर 1, इसे ग्राफ नंबर 2, इसे ग्राफ नंबर 3, इसे ग्राफ नंबर 4, इसे ग्राफ नंबर 5, इसे ग्राफ नंबर 6 के नाम से जानते हैं। हम जनरली ग्राफ का नंबर बोल देते हैं तो ये कंडीशन हमें समझ में आ जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ऐसे ही करते हैं। 11th के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ वीडियोस डले हुए हैं चैनल पे और कुछ और मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप चाहें 11th का पार्ट तो उससे पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ हैं वो ये 6 ग्राफ होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ d। तो दीज आर द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसका वर्टेक्स क्या होता है, तो हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहे माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स हो या फिर माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो, इसका जो वर्टेक्स होता है उसका x कोऑर्डिनेट -by/2a एंड y कोऑर्डिनेट -dy/4a होता है। ये चीज़ अपन ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 10th में इसको प्रूफ किया था, 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसको प्रूफ किया था। 11th वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब इसको हम पढ़ाएंगे तो इसको प्रूफ करेंगे, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्ट देख रहे हैं कि इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a एंड y कोऑर्डिनेट -d/4a होता है। इस तरीके से हमारे पास ये होता है। अब अगर हम इसकी डोमेन और रेंज के बारे में बात करें तो मान लीजिए मैंने इसका ये वाला ग्राफ ले लिया, तो डोमेन इसका क्या होगा, जब इसको चिपकाएंगे तो पूरा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर डोमेन होगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। और रेंज के बारे में अगर बात करेंगे मतलब इसे y एक्सिस पे चिपकाएंगे तो ये y की वैल्यू -d/4a, चिपकाएंगे तो मिनिमम वैल्यू -d/4a और अप टू इन्फिनिटी, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी -d/4a से लेके इन्फिनिटी हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें मान लीजिए हमने ये ले लिया x एक्सिस, तो अगर मैं इसे चिपकाता हूँ x एक्सिस पे तो कंप्लीट x एक्सिस कवर कर रहा है, तो उसका डोमेन तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर ही होगा। और अगर मैं इसे y एक्सिस पे चिपकाऊंगा, ये वाली वैल्यू तो -d/4 ही होगी, चिपकाएंगे तो -d/4a से नीचे तक जा रहा है -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी से लेके -d/4a जो है वो इसकी रेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज आएगी। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी समझने लायक है कि हमारे पास y की जो वैल्यू है, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रेंज -d/4a से इन्फिनिटी कब हो रही है, जब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है। इस बात का ध्यान हमें इसलिए रखना है, कई बार क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन केवल इतना पार्ट दिया है, मान लीजिए यहाँ से ये वाला पार्ट इतना ही ग्राफ बन रहा है, जितना डोमेन गिवन है उसमें केवल ये वाला ग्राफ बन रहा है, ये वाला ग्राफ बन रहा है, तो इसका फिर हम रेंज ये नहीं लिखेंगे, फिर जो ग्राफ बनेगा उसको हम चपटाएंगे और रेंज पाएंगे। ठीक है, अगर मैं पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करूं तो जनरली इसका डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज जो है वो -d/4a से इन्फिनिटी एंड -इन्फिनिटी से -d/4a होता है। एक बहुत अच्छी बात यह है, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है उसका डोमेन ऑल रियल नंबर ही होता है। रीज़न ये है कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होती है पॉलिनोमियल फंक्शन में जो पुट करने पे पॉलिनोमियल फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। भाई डोमेन मतलब क्या है, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन की एक
प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या है कि डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। अगर मेरे पास y इक्वल टू 1/x-1 एक फंक्शन होता तो इसका डोमेन मैं निकालूंगा तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -1 इसका डोमेन हो जाएगा। आगे हम अलजेब्रिक फंक्शन में इसको पढ़ेंगे, इसलिए अभी बहुत डिटेल में इसको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि आप दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का जब डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन ऑफ एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ रियल नंबर। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो आप चाहें तो नोट करके लिख सकते हैं, नोट, इतना नोट करने के बाद आप नोट नंबर 1 लिखें। नोट नंबर 1 ये है कि डोमेन ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, डोमेन ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर और -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। दिस इज द डोमेन ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। यहाँ तक